हेलो स्टूडेंट्स और मेरे सभी सब्सक्राइबर्स। आप मेरे बोर्ड पर पीछे देख रहे हैं भूगोल। आज से 25 अगस्त से भूगोल विषय के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। जो लोग सब्सक्राइबर मेरे हैं या जो लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सिविलियन आईएएस को। क्योंकि भूगोल एक ऐसा विषय है जो अपने आप में परिपूर्ण विषय है। इसकी परिभाषा मैं आपको बताऊंगा, लेकिन भूगोल विषय आज सभी के लिए जानना अनिवार्य है। गांव का एक किसान हो और एक इसरो का और नासा का साइंटिस्ट, समझिएगा, गांव का एक किसान हो और इसरो का साइंटिस्ट हो, इन सभी के लिए, इनके बीच में आने वाले सभी वर्गों के लिए भूगोल बहुत जरूरी है। पहले एक किसान है, उसको जमीन पर खेती करना है, मौसम के बारे में जानना है, मौसम कैसा होगा, कौन सा फसल किस मौसम में लगाया जाए, फसल का प्रारूप कैसा होगा, पैटर्न कैसा होगा। तो एक किसान भी अगर पढ़ा लिखा जागरूक होगा, भूगोल विषय को समझेगा, और साइंटिस्ट आप तो समझ ही रहे हैं कि अभी हमारा विक्रम लैंडर चंद्रयान जो 3 गया है चंद्रमा पर, तो वो भी सिर्फ चंद्रमा के एक दिन, पृथ्वी का 14 दिन और चंद्रमा का एक दिन बराबर होता है, ये भी आपको भूगोल में ही बताया जाता है। तो इस साइंटिस्ट को मालूम है कि वहां पे दक्षिणी ध्रुव पर कब सूर्योदय निकलेगा और कब बैटरी चार्ज होगी और कब हमारा प्रज्ञान रोवर काम करेगा। ये सभी भूगोल विषय में जानना होता है। भूगोल विषय में अगर इसको सब्जेक्टों में बांटेंगे तो टोटल 52 भूगोल विषय हैं। माने 52 प्रकार के बुक्स अगर आप पढ़ते हैं तो आप भूगोल को संपूर्ण जानकारी भूगोल ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आपके द्वारा मैं जय सर पूरी तरह ये संपूर्ण भूगोल मैं आपको अपनी कक्षा में रेगुलर बताऊंगा। तो आइए, ज्यादा समय नहीं लेते हैं, हम लोग भूगोल को बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग भूगोल के विषय के बारे में एक परिभाषा लिखिए। जो विद्यार्थी बिल्कुल ही सीरियस ढंग से अगर पढ़ना चाहते हैं तो वो भूगोल का एक परिभाषा लिखिए। भूगोल का परिभाषा आप ऐसे लिखें, मैं अधिकांश विद्यार्थी जो देख रहे होंगे, अगर उनको भूगोल सच्चे मन से और रियली में भूगोल को जानना है तो मेरे क्लास को जरूर करें और सब्सक्राइब करें। आइए भूगोल की हम लोग परिभाषा पर आते हैं। भूगोल का डिफिनीशन और परिभाषा क्या है, इस परिभाषा से ही आपको भूगोल के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। देखिए, परिभाषा का मतलब क्या होता है, पहले परिभाषा का मतलब जानिए। परि मतलब होता है परिधि चारों ओर, और भाषा मतलब कि आप अपनी भाषा के अनुसार, भाषा में किसी चीज के बारे में पूरी तरह बता सकते हैं, उसे एक बाउंड्री के अंदर बता सकते हैं। तो भूगोल विषय को एक बाउंड्री के अंदर कैसे लाया जाएगा, उसका परिभाषा क्या होगा, आप लिखिए। भूगोल वह विज्ञान है, भूगोल वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत, भूगोल वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत ब्रह्मांड में पृथ्वी की उपस्थिति, ब्रह्मांड में पृथ्वी की उपस्थिति और पृथ्वी का दूसरे खगोलीय पिंडों के साथ संबंधों का अध्ययन, पृथ्वी का दूसरे खगोलीय पिंडों के साथ अध्ययन, संबंधों का अध्ययन, और साथ ही पृथ्वी पर उपस्थित सभी जैव और अपजैव घटकों का, सभी जैव और अजैव घटकों का, सभी जैव और अजैव घटकों का
आपसी सह संबंधों का अध्ययन, आपसी सह संबंधों का अध्ययन भूगोल कहलाता है। आपसी सह संबंधों का अध्ययन भूगोल कहलाता है। अब देखिए परिभाषा को समझिए, परिभाषा समझिए कि इस परिभाषा में क्या लिखवाया गया है। सबसे कहा गया है कि भूगोल वह विज्ञान है, तब बिल्कुल ही भूगोल क्या है, एक विज्ञान है। भूगोल जो विषय है एक विज्ञान है, विज्ञान है। और पृथ्वी की ब्रह्मांड में उपस्थिति, यह कहा जा रहा है कि पृथ्वी की ब्रह्मांड में उपस्थिति, तो यह भी हमको बताना है कि पृथ्वी कहाँ है। तो पृथ्वी हमारे ब्रह्मांड में सौर मंडल का हिस्सा है। सूर्य के 8 ग्रहों में से एक पृथ्वी है, लेकिन हम लोग पृथ्वी पर अन्य खगोलीय पिंडों जैसे एस्टेरॉइड है या सूर्य है या और दूसरे भी कोई पिंड है, तो उसका भी हम लोग अध्ययन करते हैं भूगोल विषय में पृथ्वी के जानने के लिए। आगे हमने कहा है कि स्वयं पृथ्वी पर उपस्थित, स्वयं पृथ्वी पर उपस्थित सभी जैव अजैव घटक। अब देखिए पृथ्वी पर जैव घटक क्या है। पृथ्वी पर जो हमारा जैव घटक है वो सभी प्रकार का क्या है, सभी जीव है, सभी जीव, जिसमें पादप प्लस जंतु क्या हो जाएंगे, दोनों आ जाएंगे। अब कोई भी पादप हो, कोई जंतु हो, कोई, जिसे मनुष्य एक जीव है, तो मनुष्य जीव है तो इसका अजैव घटक संबंध क्या है। अब देखिए अजैव घटक जो हमारा है, अजैव घटक, इसमें जो भी आप पृथ्वी पर देखते हैं जिसमें जीव नहीं है, वायु है, सूर्य प्रकाश है, जल है, बर्फ है, पहाड़ है, चट्टान है, पठार है, जमीन है, नदी है, समुद्र है, ताल है, तलैया है, सब क्या है, ये सभी अजैव घटक है। सभी क्या है, अजैव घटक। इसमें जंगल चलाएगा, जमीन चलाएगा, आ जाएगा ना। तो इन सभी का एक दूसरे से क्या होता है, समन्वय होता है। जैसे मान लीजिए कि जमीन है, तो अगर समतल जमीन है तो लोग वहां पर क्या करेंगे, बसेंगे। वहां पे अगर नदी बह रही है तो अच्छी खेती होगी, जनसंख्या अधिक बस जाएगी। पूरे संसार में सबसे पहले जो सभ्यताओं का विकास हुआ नदी घाटियों में हुआ, तो नदी क्या है, यहाँ पे अजैव है, और लोग क्या हैं, जीव हैं। तो उस नदी पर आधारित सभी मनुष्य चाहे जीव वहां पे क्या हुए, आश्रित हुए, वहां पर रहे, और इस प्रकार की सभ्यता विकसित हुई। तो भूगोल विषय में जो हम लोग मानव भूगोल पढ़ते हैं या हम लोग कृषि भूगोल पढ़ते हैं, आर्थिक भूगोल पढ़ते हैं, उस चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। तो पूरी तरह से भूगोल विषय में ये जो परिभाषा दिया गया है अपने आप में पूर्ण परिभाषा। अब एक बात आती है इसमें कि भूगोल जो विषय आपने परिभाषा जान लिया, तो अब भूगोल विषय में परिभाषा आपने जाना, तो आपको इसमें यह अब जानना है कि भूगोल विषय को कितने भागों में बांटा जा सकता है। भूगोल को कितने भागों में बांटा जा सकता है, और इसके पहले हम लोग जानेंगे कि भूगोल के पिता कौन है। हु इज द फादर ऑफ ज्योग्राफी, सवाल बनता है ना कि भूगोल के पिता कौन है। फादर ऑफ ज्योग्राफी, बहुत लोग इसका नाम डायरेक्ट बताते हैं इरेटोस्थेनीज को। डायरेक्ट आपसे सवाल पूछा जाए कि भूगोल के पिता कौन है तो क्या बोलिएगा, इरेटोस्थेनीज। तो इसका उत्तर सिंपल सा है, इरेटोस्थेनीज। लेकिन क्या यह पूरी बात सत्य है, नहीं। यह उत्तर सही है लेकिन पूरी बात सत्य नहीं है। सबसे पहले भूगोल विषय के बारे में जो कुछ जानकारी दिया गया था वो दिया गया था हेकेटियस द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था, हेकेटियस। सबसे पहले भूगोल विषय के संबंधित जानकारी थी वो हेकेटियस द्वारा दिया गया था। हेकेटियस की एक बुक था, उस बुक का नाम था पेरीडायस। पेरीडायस, क्या नाम था जी, पेरीडायस।
पेरीडायस बुक जो है वो हेकेटियस की बुक है। इसकी बुक है हेकेटियस की। हेकेटियस को भी पहले भूगोल का पिता माना जाता था। भूगोल का पिता क्यों? क्योंकि उन्होंने सबसे पहले अपनी पुस्तक पेरीडायस में ज्योग्राफिकल एलिमेंट्स के बारे में बताया। माने जो भौगोलिक अवयव हैं, जैसे पर्वत है, पठार है, नदियां हैं, समुद्र हैं, झील हैं, ताल है, तलैया है, जमीन है, वन है, इन सब की एक संक्षिप्त चर्चा उन्होंने पेरीडायस में किया। तो तत्कालीन समय के सभी विद्वान यह मानने लगे कि दिस इज फादर ऑफ ज्योग्राफी, मतलब कि हेकेटियस क्या है? भूगोल के जनक हैं। लेकिन आगे चल करके इरेटोस्थेनिज ने एक पुस्तक लिखा। इरेटोस्थेनिज ने एक पुस्तक लिखा जिसका नाम था जियोग्राफिया। ठीक है। जियोग्राफिया में उन्होंने भूगोल का क्या किया? विस्तृत वर्णन किया। तो जब उन्होंने हेकेटियस ने क्या किया था? शॉर्ट केवल बता दिया कि नदी होते हैं, झील होते हैं, थोड़ी सी। लेकिन नदी क्या होता है, नदी कैसे बनता है, झील कैसे बनती है, एक केवल आपका नाम रख दे और एक आपको पूरा पोषित करे, तो रियल में तो पोषित करने वाला व्यक्ति ना सही व्यक्ति होगा। तो इरेटोस्थेनिज ने क्या किया कि भूगोल विषय को अपनी पुस्तक जियोग्राफिया में क्या किया? पूरी तरह पोषित किया। इसीलिए रियल फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन है? इरेटोस्थेनिज। याद रहेगा आप लोग को। अब हम लोग भूगोल विषय को लिख सकते हैं आप लोग कि फादर ऑफ ज्योग्राफी इरेटोस्थेनिज, लेकिन भूगोल के पिता इरेटोस्थेनिज हैं क्योंकि इन्होंने अपनी पुस्तक जियोग्राफिया में भूगोल विषय का क्रमबद्ध वर्णन किया है। भूगोल विषय का क्रमबद्ध वर्णन किया है। भूगोल विषय का अगला पॉइंट, हेकेटियस को भी कुछ समय तक भूगोल का पिता कहा जाता रहा है, चाहे कहा जाता रहा था, क्योंकि इन्होंने अपनी पुस्तक पेरीडायस में भौगोलिक अवयव ज्योग्राफिकल एलिमेंट, एग्जाम्पल पर्वत, पठार, नदी, झील, समुद्र, तालाब, धरती ईटीसी इत्यादि जैसों का संक्षिप्त समावेश किया था। संक्षिप्त लिख सकते हैं, हाँ संक्षिप्त किया था। हेकेटियस ने संक्षिप्त किया था, संक्षिप्त समावेश किया था। विस्तृत किए थे इरेटोस्थेनिज, संक्षिप्त किया था। हेकेटियस ने संक्षिप्त किया था। इसलिए इन्हें भूगोल का पिता कहा जाता था। अब हम लोग नेक्स्ट पर आते हैं, भूगोल विषय के बंटवारे को लेकर के। भूगोल विषय को हम लोग कितने भागों में बांट सकते हैं?
और इसके बाद से हम लोग की पढ़ाई आसान हो जाएगी। देखिए, भूगोल विषय जो है, इसकी अध्ययन की दृष्टि से क्या होता है, हम लोग घर में तो लगभग सभी भोजन हम लोग मिक्स ही बनाते हैं। लेकिन करते क्या है, सभी अनाज को, दालों को हम लोग अलग अलग डब्बे में रखते हैं। उसी प्रकार भूगोल विषय को ढंग से समझने के लिए इसको अलग अलग रखा जाता है। तो सबसे पहले भूगोल विषय को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। कैसे बांटेंगे, तो भूगोल विषय जो है इसको पहले दो भागों में बांटा गया। एक बांटा गया पहला फिजिकल ज्योग्राफी और दूसरा कहा गया ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी मतलब भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। अब भौतिक भूगोल के विषय क्या है, तो भौतिक भूगोल में जितने भी अजैव घटक है, क्या है, अजैव घटक। तो भौतिक भूगोल में हम सभी अजैव घटक का अध्ययन करते हैं, अजैव घटक का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग केवल अजैव घटक कह रहे हैं, पृथ्वी के बारे में कह रहे हैं, समुद्र कह रहे हैं, नदियां कह रहे हैं, जमीन मृदा कह रहे हैं, तो इस पर जैव का इफेक्ट नहीं पड़ेंगे। भौतिक भूगोल में इन चीजों का हम विस्तृत वर्णन करते हैं, लेकिन इस पर भी मनुष्य क्या करता है, चाहे दूसरे जीव प्रभाव डालते हैं। और उसी प्रकार दूसरा है मानव भूगोल। तो मानव भूगोल में हम किसका अध्ययन करते हैं, सभी जैव घटक का। लेकिन जैव घटक के साथ साथ मानव की सभी क्रियाशीलताओं के साथ साथ हम लोग मानव के जीवन पर पड़ने वाले भौतिक प्रभाव भी देखते हैं कि मनुष्य पर तापमान का प्रभाव क्या है, मनुष्य पर मृदा का प्रभाव क्या है, मनुष्य पर जल का प्रभाव क्या है, स्वच्छ जल का प्रभाव क्या है। तो मतलब कि भूगोल को हम लोग अलग अलग भागों में बांटते चले जाएंगे, फिर भी क्या होगा, भूगोल सभी एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है। क्योंकि एक ही पिता के अगर कई पुत्र हो जाएं तो सभी पुत्रों में पिता के 22 जीन तो रहेंगे। भूगोल को हम लोग 52 भागों में बांट देते हैं, 52 पार्ट्स में। 52 पार्ट्स में लगभग कुछ ना कुछ बातें क्या हो जाए, कॉमन हो जाए। ठीक है, तो अब हम लोग भूगोल विषय को हम लोग लेके सिलेबस पर आते हैं। कहां पे लेकर आते हैं, सिलेबस पर। हम लोग को पढ़ना क्या है, तो हम लोग को तो भूगोल में फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन दोनों पढ़ना ही पढ़ना है। लेकिन अब रियल में इसको हम लोग अगर सिलेबस के अनुसार बांटते हैं, तो सिलेबस के अनुसार देखा जाए तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, दो चीज पढ़ते हैं। पहला हम लोग पढ़ते हैं भारत का भूगोल, क्योंकि हम लोग अपना देश के हैं। और दूसरा हम लोग पढ़ते हैं विश्व का भूगोल। अब देखिए, अगर हम लोग भारत के भूगोल पढ़ेंगे तो भारत के भूगोल का भी दो पार्ट पढ़ेंगे, भौतिक भूगोल और भारत का मानव भूगोल। विश्व में भी दो हो जाएगा, विश्व का भौतिक भूगोल और विश्व का मानव भूगोल। तो हम लोग पहले अपना तो जान लें, हम लोग पहले अपने आसपास तो जान लें, तब विश्व को जानेंगे। तो हम लोग अब आज से शुरुआत करेंगे। जैसे मान लीजिए हम लोग भूगोल जो सिलेबस में पढ़ना है, तो पढ़ना है भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल। अब भारत के भूगोल में भी दो पार्ट हो जाएंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे कि भारत एक देश है, भारत की बाउंड्री वाले देश कौन है, भारत कहाँ अवस्थित है, ये सब क्या हो जाएगा, भौतिक भूगोल। भारत कितने प्रदेशों में बटा है, भारत में पर्वत पठार मैदान क्या क्या है, ये सब क्या हो जाएगा, ये भारत का सब भौतिक भूगोल हो जाएगा। और दूसरा, भारत में खेती कैसी होती है, भारत में जनसंख्या कहाँ है, भारत में नगरीकरण कैसा है, भारत की क्या आर्थिक समस्याएं क्या हैं, वो सब क्या हो जाएगा, मानव भूगोल। तो हम लोग आज से शुरुआत करेंगे एक टॉपिक, इसका नाम होगा भारत का भूगोल। भारत का भूगोल। तो भारत के भूगोल में जो हमारा दो टॉपिक है, पहला
भारत का भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, भारत का भौतिक भूगोल, और दूसरा है भारत का मानव भूगोल। मानव भूगोल। तो हम लोग आज शुरुआत करेंगे फर्स्ट टॉपिक, भारत का भौतिक भूगोल। तो इस तरह से अगर आप अपने सिलेबस को समझेंगे, टॉपिक्स को समझेंगे, तब आप सही तरह से सही अध्ययन करके और सभी प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। नहीं तो आपको सिलेबस ही नहीं पता है, क्या पढ़ें, किसमें क्या पढ़ें, तो फिर तो आपको फिर गड़बड़ है। तो फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, भारत का भौतिक भूगोल, आज से हम लोग इसका क्रमबद्ध शुरुआत करेंगे। तो भारत का हम लोग भौतिक भूगोल पढ़ रहे हैं। तो इसके पहले हम लोग थोड़ा सा भारत का नामकरण जान लें। भारत का नाम भारत कैसे पड़ा और इसका नामकरण क्या है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स मैं आपको लिखा देना चाहूंगा, जो आप लोग लाए, कुछ हम नोट्स भी बना रहे हैं सर के साथ, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में भी बच्चे नोट्स बनाते रहते हैं, तो आप लोग भी नोट्स मेरे साथ बनाते रहिए। लिखिएगा, भारत गोंडवाना लैंड का एक हिस्सा है। भारत गोंडवाना लैंड का एक हिस्सा है। इसलिए इसका प्राचीन नाम गोंडवाना लैंड पर पाए जाने वाले जामुन के वृक्षों के आधार पर, इसलिए इसका एक प्राचीन नाम गोंडवाना लैंड में पाए जाने वाले जामुन के वृक्षों के नाम आधार पर, जामुन के वृक्षों के आधार पर जम्बू द्वीप रखा गया है। देखिए, याद रखिएगा, जम्बू द्वीप, जम्मू मत लिखिएगा, जम्बू द्वीप। जम्बू का मतलब होता है कि जहां पर जामुन अधिकांश रूप में पाया जाता है। एक नाम यह है जम्बू द्वीप, प्राचीन नाम है। ठीक है। दूसरा नाम इसका एक रखा जाता है, इसका एक दूसरा नाम रखा जाता है आर्यावर्त। आर्यावर्त पहला नाम हो गया आपका जम्बू द्वीप, और दूसरा नाम हो गया आर्यावर्त। देखिए, आर्यावर्त कहने का मतलब है कि भारत आर्यों का निवास स्थल है। पहले की कक्षाओं में आपको पढ़ाया जाता रहा है कि भारत में आर्य कहीं और से आके बसे थे, लेकिन 2018-19 में जो हरियाणा के राखीगढ़ी में जब खोज किया गया, तो मतलब कि भारतीय जो पुरातत्व विभाग के लोग सर्वे करते हैं, तो उसके अनुसार आर्य भारत में कहीं से आए नहीं थे, आर्य खुद भारत में ही पैदा हुए थे। तो इसीलिए आर्यावर्त माने जो लोग आर्य भारत माने श्रेष्ठ लोग भारत में रहते थे, उस आधार पर इसका नाम पड़ा आर्यावर्त। तीसरा इसका नाम महत्वपूर्ण है भारतवर्ष या भारत, भारतवर्ष या भारत। तो हमारे प्राचीन आर्य कबीलों में एक कबीला राजा भरत के नाम पे था। ठीक है ना। तो राजा भरत के, इस पर डिटेल हम लोग इतिहास में जाते हैं, लेकिन जरूरत नहीं, आप इतना ही जानिए कि राजा भरत के नाम पे हमारे देश का नाम क्या पड़ा, भरत। सुदास कबीले के लोग थे। तो सुदास कबीले के राजा जो भरत थे, क्या नाम थे, भरत, राजा भरत। तो इन राजा भरत के नाम पर देश का नाम क्या पड़ गया, भरत। और इसी को हम लोग भारतवर्ष माने यहां पर रहने वाले क्षेत्र को भारतवर्ष भी कहा गया। ठीक है। अब एक नाम और है जो आज सबसे ज्यादा उसी नाम को लोग भजते हैं, जिसको अंग्रेजी का चाहे इंग्लिश का ई भी नहीं आता हो, इंडिया कहना ही पसंद करते हैं, क्योंकि भारत कहने में उनको शर्म लगता है। लेकिन व्यक्तिगत विचार है, इंडिया, ये मुझे इंडिया कहने में थोड़ा शर्म लगती है, क्योंकि हमारी अपनी भाषा क्या है, हिंदी संस्कृत भाषा है। तो
हम लोग इंडिया, INDIA, INDIA, इंडिया। इंडिया जो शब्द है वो किसकी देन है? ब्रिटिश की। जब ब्रिटिश थे, अंग्रेज थे, वे जब भारत में आए तो भारत को इंडिया कहना शुरू किए। लेकिन इंडिया शब्द आया है सिंधु से और इंडस नदी से, ठीक ना। तो सिंधु लोग, बहुत लोग स को ह पढ़ते थे, तो सिंधु में रहने वाला के हिंदू कहे और नदी को क्या कहिए? सिंधु नदी को इंडस कह दिए। तो इंडस नदी जो है, INDUS, इंडस या सिंध नदी, इसी के आधार पे हम नाम क्या पड़ा? INDI, इंडिया। तो ये भी हमारा कोई विदेशी नाम नहीं है। दूसरे लोगों ने अपने भाषाओं के अपभ्रंश के आधार पर, जो भाषा को समझ नहीं सके, उस आधार पे एक नाम क्या पड़ गया? इंडिया। लेकिन इसको चरितार्थ किसने किया? औपनिवेशिक युग में अंग्रेजों ने। आज जो हमारे भारत के जो दो नाम है, हमारा जो संविधान है देश का, क्या है? संविधान। तो इस संविधान में भारत के दो नाम, एक भारत और दूसरा इंडिया। इंडिया, यही दो नाम हमारा मान्यता रखता है। और आर्यावर्ते जम्मू द्वीपे भारतवर्षे खंड जो हम लोग पढ़ते हैं, उसकी मान्यता नहीं है। चलिए, अब बात आती है कि भारत का अवस्थिति और विस्तार। भारत का अवस्थिति और विस्तार, भारत की अवस्थिति क्या है, विस्तार क्या है, इसके बारे में हम चर्चा थोड़ा सा इस मैप पर कर लें, क्योंकि आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। देखिए, आपसे कोई कहेगा कि भारत संसार में कहां अवस्थित है, विश्व भारत कहां अवस्थित है, तो अक्षांशों और देशांतरों के आधार पर अगर देखा जाएगा तो भारत को हम लोग क्या कर सकते हैं? उसकी सही दिशा हम लोग, सही अवस्थिति हम लोग बता सकते हैं। किसी भी देश को, पूरे विश्व में किसी भी देश को, किसी भी जगह को हम लोग अक्षांश और देशांतरों के माध्यम से क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं। भारत की हम लोग मुख्य भूमि की ही ज्यादा बात करते हैं, बाकी सारा डिटेल आपको बताया जाएगा। तो देखिए, भारत में दो विस्तार, भारत जाने कहां पर हैं? तो पहला है भारत का अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार, ठीक ना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं अक्षांश को लैटिट्यूड, ठीक है। किन लैटिट्यूड में, कितने लैटिट्यूड में हमारा भारत बसा हुआ है? अक्षांश। तो आप एक इधर मैप पे देखिए, बिल्कुल मैं आपको समझा देता हूं कि अगर पहली बार भूगोल पढ़ तो बिल्कुल समझाएगा। ग्लोब पर अगर देखा जाए, ग्लोब पर तो जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, वो कैसे खींची जाती है? देखिए, अक्षांश रेखाएं पहले पृथ्वी को, जो हमारा 0 डिग्री विषुवत रेखा है, वो क्या करता है? पृथ्वी को उत्तर दक्षिण भागों में क्या करता है? बांटता है। अक्षांश रेखाएं उत्तर और दक्षिण, लेकिन इसको खींची जाती है पूरब और पश्चिम। अक्षांश रेखाएं ऐसे पैरेलल होती है। यहां पर होता है 90 डिग्री नॉर्थ पोल, ठीक, हम लोग ऐसे खींचते हैं। और यहां हो गया 90 डिग्री साउथ पोल, ठीक। अब मैं आपको बताता हूं कि देशांतर क्या होता है। तो देशांतर जो होता है वो पृथ्वी को पूरब और पश्चिम भागों में क्या करता है? बांट देता है। और देशांतर हम लोग ऐसे खींचते हैं। देखिए, ये सारी की परिभाषा हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन चूंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूं भारत का भूगोल, तो इसलिए मैं आपको बताता हूं कि भारत कहां है।
क्योंकि देशांतरों की अक्षांशों की संख्या कितनी है? अक्षांशों की कुल संख्या, इस पर बहुत विवाद है, लेकिन अभी आप डायरेक्ट 90 ऊपर प्लस 90 नीचे 180 मान के चलिए। और देशांतरों की कुल संख्या, इसमें कोई डाउट नहीं है, देशांतरों की कुल संख्या 360 है। अब देखिए, अब आपसे कोई पूछे कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कहां है, इसमें भारत कहां है? इसमें भारत कहां है? तो मैं आपको जो बीच वाला लाइन है इक्वेटर, इसको एक अलग ढंग से दिखाता हूं, और जो बीच का मेन देशांतर है इसको मैं रेड से दिखाता हूं। अब आपको बेहतर समझ में आएगा। अब देखिए, भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से साउथ में। देखिए यहां पे मैं कह रहा हूं, ये पॉइंट 8 डिग्री 4 मिनट से ये पॉइंट, ये 37 डिग्री 6 मिनट। तो आपसे कोई पूछेगा कि पूरे विश्व में किन अक्षांशों के मध्य है, तो अब आप यहां देखिए, यहां इसको अगर 0 मान लिए हैं आप, क्या मान लिए हैं? 0। ये क्या है? उत्तरी गोलार्ध में है, नदर्न हेमिस्फीयर में है। तो अब हम लोग नदर्न हेमिस्फीयर 0 से क्या होगा? ऊपर होगा। ये 0 है तो आप क्या मान लीजिए, ये मान लीजिए कि आपका 8 डिग्री यहां के आसपास में आएगा, माने भारत के दक्षिणी छोर होगा। अब कह रहा है कि 37 डिग्री 6 मिनट, तो यहां जब 8 गिनते गिनते ऊपर चले जाइए, तो मान लीजिए कि ये हमारा लगभग 37 डिग्री के आसपास में होगा। तो ये 8 डिग्री हो गया और ये 37 डिग्री होगा। इतना तो तय हो गया कि भारत अब इन्हीं के बीच में है, माने 8 और 37 के ही बीच में है। लेकिन अब यहां है कि यहां है, तय नहीं हुआ। विश्व में पूरब है कि पश्चिम में, तय नहीं हुआ। ये तो तय हो गया कि उत्तरी गोलार्ध में है, लेकिन अब हमको तय कराएगा क्या? देशांतर। देशांतर देशांतर भारत के कहां से कहां तक है? इसको हम लोग कहते हैं 68 डिग्री 7 मिनट। देखिए 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। तो यहां पे जो हम लोग अरुणाचल में चले आएंगे, ये होगा 97 डिग्री 25 मिनट। तो आप लोगों ने भारत को एक लाइन में क्या कर दिया? घेर दिया। अब हम लोग इस पर ग्लोब पर आएंगे। देखिए, तो इसमें हम लोग देशांतरों की गणना करेंगे। तो ये तो हमारा 0 डिग्री देशांतर है। अब 0 से हम लोग गिनते गिनते 68 तक आएंगे। तो जब हम लोग 68 तक गिनते गिनते आएंगे, तो मान लीजिए कि यहां पर पहुंचा हमारा 68 देशांतर, ये लाइन पहुंचा, ये लाइन। और 97 मान लीजिए आपको यहां तक पहुंचा। तो अब देखिए, आपने जो ये लाइन खींचा था, ये लाइन, तो अब भारत कहां होगा? इसी में होगा। तो भारत को आपको एक क्षेत्र मिल गया कि भारत इस जगह पे होगा, और बाकी इसका हम लोग मैपिंग क्या करेंगे? अब कर लेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको भारत का पूरी तरह से अक्षांश और देशांतर समझ में आया होगा। यही मैं आपको अक्षांश लिख देता हूं। यहां पे ये हमारा है मेनलैंड का 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। तो ये बातें आपको पूरी तरह से याद कर लेनी चाहिए। तो अब हमको भारत की स्थिति के बारे में पता चल चुका है कि भारत कहां है। तो हम लोग भारत की अक्षांश और देशांतर को समझ गए, और आप इसको मैप पे भी आसानी से समझ गए। मुझे उम्मीद है कि आपको इससे पूरा लाभ मिलेगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट जानेंगे कि अगर भारत है, तो अब भारत का जो बाउंड्री लाइंस है, आप देखिए भारत के जो बाउंड्री लाइंस हैं, ये क्या है, कैसे हैं, कितनी लंबी चौड़ी है, कहां से मिलती है, किन देशों के साथ यह मिलती है बाउंड्री। तो इन सब चीजों के बारे में भी हम लोग जानकारी पूरी तरह से आपको देंगे कि आपको बिल्कुल ही याद हो जाए।
ये सारी बाउंड्री लाइन जो है, इस बाउंड्री लाइन के बारे में पूरी जानकारी आपको जब तक नहीं होगी, आप भारत को सही तरह से समझ नहीं पाएंगे। जो मेरा चल रहा है पेन मार्कर, आप ये समझ लीजिए कि यही हमारे भारत के बाउंड्री लाइन पर चल रहा है, और ये किन देशों के साथ लगा है, किसके साथ कितना मिला है, कितना लंबा है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखिए, इस मैप से आप बहुत कुछ समझ सकते हैं। इस मैप को आप देखेंगे तो आपको स्पष्टीकरण हो जाएगा पूरी तरह से। देखिए, अब भारत में जो लाइंस हैं, बाउंड्री लाइंस हैं, इस बाउंड्री लाइंस में भी एक हमारा भारत का स्टैंडर्ड मेरिडियन भी है और प्लस कर्क रेखा भी है। तो पहले हम लोग हेडिंग दीजिए आप लोग, भारत के पड़ोसी देश और उसके साथ लगी हुई सीमा। भारत के पड़ोसी देश और उसके साथ लगी हुई सीमा। भारत के पड़ोसी देश और उसके साथ लगी हुई सीमा। एक और मैप इसको आप देख सकते हैं। आप इसी समझे अभी। देखिए, पहले सीमा समझिए, लिखना नहीं है आपको कहां पर क्या सीमा है। यहां से आप देखिए, भारत की गुजरात राज्य है। गुजरात राज्य से लेकर देखिए पूरा का पूरा ये राजस्थान में आ गया। एक हमारा गुजरात हो गया, फिर राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, देख रहे पंजाब, और इसके ऊपर जम्मू और कश्मीर हो गया, पूरा लद्दाख तक अब चले। यहां से जो ये मैं लाइन डॉटेड कर रहा हूं, आप देख रहे हैं कि क्या है, ये पाकिस्तान है। तो भारत का एक पड़ोसी देश, ऐसा कहिए कि भारत से अलग होकर कौन देश बना है, पाकिस्तान। तो एक हमारा क्या है, पाकिस्तान है। भारत और पाकिस्तान के बीच जिस बाउंड्री लाइन का नाम है, उसका नाम क्या है, रेड क्लिफ। क्या नाम है, रेड क्लिफ उसका नाम है। तो इसका नाम है रेड क्लिफ। ठीक। अब देखिए, यहां पर आप बहुत ध्यान से देखेंगे, हम लोग दूसरे तरह का पेन यूज करते हैं। यहां पर आप ध्यान से देखेंगे, ये छोटी सी जगह में ये इलाका जो है, ये इलाका, ये अफगानिस्तान से लगा हुआ है। किस लगा हुआ है, अफगानिस्तान से। लेकिन अफगानिस्तान जहां भारत में टच करता है, वह इलाका अब किसका है हमारा। लेकिन इसे कहते हैं पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत चाहे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। तो दूसरी सीमा हमारा डायरेक्ट अफगानिस्तान से लगता है, लेकिन कुछ समय के लिए, जिसे हम लोग बिल्कुल ही ले लेंगे, पाकिस्तान द्वारा इंक्रोचमेंट किया गया है, अतिक्रमण करके ले लिया गया है, गलती से धुरताई करके ले लिया गया है। तो भारत और की दूसरी सीमा किस हो जाएगी, अफगानिस्तान से हो जाएगा, अफगानिस्तान से। इसका नाम क्या है, डुरंड लाइन। क्या नाम है जी, डुरंड रेखा। इसका नाम है डुरंड रेखा। अब देखिए, इसके बाद जो एक लंबा बाउंड्री है, वो दो जगहों पर है। देखिए, फिर हम इसे बदलते हैं आपको। इस इलाके, यहां से डुरंड लाइन के बाद से ये जो लाइन शुरू होती है, ये पूरा जो लाइन, यहां तक अभी हम लोग आते हैं कहां तक, नेपाल तक। ये लगा है किससे, चीन से। चीन से लगा हुआ है, और पुनः चीन से यहां से लगा हुआ है। जैसे ही देखिए, भूटान है, चाइना यहां पर भी है। चाइना, जिस डोकलाम किलोमीटर, चाइना यहां पर भी है, और इसके ऊपर सब चाइना है। लेकिन भारत में यहां क्षेत्र
और प्लस ये अरुणाचल का प्रदेश, जिसे हम लोग नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर जोन भी बोलते हैं, ये क्षेत्र भी किसे लगा हुआ है? चीन से, जिसका नाम क्या है? मैकमोहन रेखा, जो 1914 में ही खींची गई थी। मैं यही आपको क्लियर कर दूं कि 1914 में हमारा भारत भी गुलाम था और चीन भी गुलाम था। रेखा किसने खींचा था? अंग्रेजों ने खींचा था, लेकिन इसको चीन ने मान्यता नहीं दिया। भारत ने तुरंत मान लिया, लेकिन चीन ने मान्यता नहीं दिया। और जब भारत आजाद हुआ तभी चीन कहता रहा कि हम मैकमोहन लाइन को अरुणाचल प्रदेश या नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर जोन में सीमा नहीं मानेंगे। सिक्किम तक हम सीमा नहीं मानेंगे, यहां तक। लेकिन भारत कहा था कि नहीं, यह सीमा रेखा आप पर और हम पर दोनों जिसने शासन किया है उसने खींची है, इसलिए हम इसी की पालन करेंगे। जब चाइना आजाद हुआ उसके बाद भी सीमा विवाद सुलझाने के लिए जवाहरलाल नेहरू से बात की गई, लेकिन बात सुलझी नहीं, जिसका नतीजा था कि 1962 में 1962 में चाइना ने मैकमोहन रेखा का उल्लंघन करते हुए भारत के एक बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, जिसकी चर्चा मैं आगे बाउंड्री विवाद में, सीमा विवाद में करूंगा मैं आपको। लेकिन अभी आप क्या देख रहे थे कि आप 3 सीमा देख लिए। एक कहां देखे? पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा चाइना, चौथा देखिए यहीं पर, चौथा ये नेपाल के साथ हमारा सीमा लगता है, यहां पे लगता है। तो चौथा सीमा में किससे लगता है? नेपाल से। इसे हम लोग भारत नेपाल सीमा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब इसकी 5वीं सीमा देखिए। 5वीं जो सीमा लगती है किससे लगती है? भूटान से। इसे भी हम लोग भारत भूटान सीमा के नाम से जानते हैं। और 6ठी सीमा देखिए, क्या है ये? बांग्लादेश। तो बांग्लादेश से हमारी सबसे लंबी बाउंड्री है, क्योंकि बांग्लादेश भारत के बीचों बीच है, 3 ओर से यहां भारत से घिरा हुआ है। तो हमारा जो 6ठा जो पड़ोसी देश है, जो सीमा लगा, किससे लगा हुआ है? बांग्लादेश से। और 7वां किससे लगा हुआ है? 7वां हमारा लगा हुआ है सीमा म्यांमार से। इसे भारत में म्यांमार से हम कहते हैं। अभी आपने जो मणिपुर में जो लड़ाई देखी है, मणिपुर में, तो मणिपुर में जो लड़ाई हुआ है, जो दंगे हुए हैं, उसके पीछे एक रीजन है कि म्यांमार और भारत के बीच में कई जगहों पर ओपन बाउंड्री लाइन है। म्यांमारी लोग, बर्मी लोग आसानी से भारत में आ सकते हैं। हालांकि एक टोकन लेना पड़ता है 16 किलोमीटर अंदर आने का, लेकिन उनके द्वारा भी जो मणिपुर में जो हिंसा कराई गई है, तो उस मणिपुर में म्यांमारियों का या बर्मी लोगों का भी क्या है? योगदान रहा है। वो लोग आग में घी डाल रहे हैं। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि हमारा यहां 7 जो मेन लैंड का सीमा बाउंड्री के बारे में हम लोग जान चुके हैं और 7 पड़ोसी देश के बारे में जान चुके हैं। एक हमारा जलीय पड़ोसी देश है, कौन? श्रीलंका भी है और मालदीव भी है। तो हमारे जलीय में हम लोग 2 लोग बात करेंगे। यहां पर आप लोग श्रीलंका को देख रहे हैं और इसके नीचे क्या है? मालदीव है। तो हमारा जो पड़ोसी देश में माना जाएगा, तो हमारा 8वां हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? श्रीलंका। और 9वां क्या हो जाएगा? मालदीव हो जाएगा। तो कुल मिला के भारत को अगर हम लोग बाउंड्री लाइन के दिशा से समझें, तो भारत के 7 मेन स्थलीय पड़ोसी देश हैं, जिनकी सीमाओं के बारे में हम लोग चर्चा की है। अब इनकी कितनी लंबाई कैसी है, ये नेक्स्ट लाइन थी में क्लास में। और जो 2 हमारा जलीय पड़ोसी है, एक श्रीलंका है और एक हमारा मालदीव है। तो मुझे उम्मीद है कि आज के इस शॉर्ट क्लास में आप लोगों को बहुत सा जानकारी प्राप्त हुआ होगा। बाकी नेक्स्ट क्लास आपको कल मिलेगा नियमित समय से। आप लोग जो और सब्सक्राइबर हैं या जो लोग मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं, बिल्कुल ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको संपूर्ण भूगोल बिल्कुल 0 से मिलेगा IAS तक, और उससे भी ज्यादा आप नेट क्वालिफाइड कर सकते हो। ये आपसे वादा है,
ये सभी क्लास आपको रेगुलर मिलेंगे। अभी तक के लिए धन्यवाद।